हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजीव सर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपकी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के सभी लघु उत्तरीय प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं और इसके जस्ट बाद जो है लघु उत्तरीय के बाद विस्तृत उत्तरीय और ठीक इसके बाद न्यूमेरिकल। ठीक है, यानी कि 3 वीडियो में ये पूरी चैप्टर जो है आपको अच्छे से तैयार हो जाएगा, यानी पूरा चैप्टर आपका अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो तीनों वीडियो जो है आप लोग जो है सिक्वेंसली जो है बिना कहीं पर स्किप किए हुए आराम से देखिएगा और सारी चीज़ें A to Z आपको प्रॉपर ढंग से समझ में आ जाएगा। अगर इसके बाद भी आपको कहीं पे कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं लघु उत्तरीय प्रश्नों के साथ। सबसे पहले लघु उत्तरीय, ठीक, उसके बाद फिर विस्तृत उत्तरीय और उसके बाद फिर न्यूमेरिकल। ठीक है, तो इस लघु उत्तरीय में देखिए इस चैप्टर से जो है 5 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे बोर्ड एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं और लघु उत्तरीय प्रश्न आपके यहीं से बनते हैं। 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही जो है मज़ेदार भी है। मैक्सिमम चीज़ें जो है आप थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी है, आप करके भी देख सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जितने भी लोग देख रहे हैं वीडियो को, सभी लोग वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, जिससे वो भी जो है इस लाइव सेशन के साथ जुड़ सकें। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि चुंबकीय बल रेखाएं। ठीक है, तो चुंबकीय बल रेखाएं है क्या? चुंबकीय बल रेखाएं किसे कहते किसको है? ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर देखिए। चुंबकीय बल रेखाएं क्या? एक काल्पनिक वक्र है। ठीक है, चुंबकीय बल रेखाएं क्या? एक काल्पनिक जो है लाइन होती है, काल्पनिक वक्र होती हैं जो चुंबकीय क्षेत्र के कॉन्टिन्यूअस को प्रदर्शित करती हैं, यानी चुंबकीय क्षेत्र को लगातार प्रदर्शित करती हैं चुंबकीय बल रेखाएं। ठीक है, और अगर इसके हम गुण की बात करें, चुंबकीय क्षेत्र के गुण की बात करें, ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र के गुण में सबसे पहला तो यही है कि चुंबकीय बल रेखाएं धन ध्रुव से निकलकर ऋण ध्रुव तक जाती हैं। कहाँ तक जाती हैं? ऋण ध्रुव तक, ऋण ध्रुव पर जाती हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि चुंबकीय बल रेखाएं सतत होती हैं। क्या होती हैं? सतत होती हैं, यानी बीच में कहीं ब्रेक नहीं होती हैं। ठीक है, अगर स्टार्ट हो गई चलना तो बिल्कुल ऐसे चलेंगी। अगर ये मान लीजिए हमारा कोई चुंबक है, ठीक है, ये इसका N सिरा है, ये इसका S सिरा है, तो चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे जाएंगी। ठीक है, ये नहीं कि ऐसे गई फिर ऐसे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, कंटिन्यू चलेंगी। ठीक है, चुंबकीय बल रेखाएं ध्रुवों पर तीव्र होती हैं और बीच में क्या होती हैं? सबसे न्यूनतम होती हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रहेगा। चुंबकीय बल रेखाएं या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान या चुंबकीय बल रेखाएं ध्रुवों पर सघन होती हैं और बाकी जगहों पर क्या होती हैं? विरल होती हैं। ठीक है, चुंबकीय बल रेखाएं ध्रुवों पर सघन होती हैं। क्या होती हैं? सघन होती हैं। ठीक है, अब ये ध्रुवों का मतलब वो पृथ्वी वाले ध्रुव पे मत चले जाना, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव पर। ठीक है, ये चुंबक का ध्रुव है। ठीक है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तीसरा है चुंबकीय बल रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, यानी इस तरीके से पता चला एक बल रेखा ये गई है तो दूसरी इसको ऐसे काटती हुई नहीं जाएगी। ठीक है, चुंबकीय बल रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। ठीक है, तो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है। ठीक है, ये इतनी बात समझ में आ गई। यही जो है चुंबकीय बल रेखाओं के जो है गुण है। ठीक है, ये अगर आपसे पूछे जाते हैं तो ये इतनी चीज़ें अगर आप राइट कर देते हैं, सारी चीज़ें समझ में भी आ गई होगी। ठीक है, इसे नोट करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बायो सेवर्ट का नियम, हाँ ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपको क्लास 12 में भी मिलेगा, लेकिन वहाँ पे जो है थोड़ा सा
डीप में मिलेगा। यहाँ पे जो है बायो सेवर्ट का नियम क्या है बस उतना ही जानना है, वहाँ पे जो है उसको अप्लाई भी करना सीखना है, बस इतना सा फ़र्क है। तो चलिए पहले से जानते रहेंगे तो बेहतर रहेगा। बायो सेवर्ट का नियम, बायो सेवर्ट का नियम भाई देखिए, इससे पहले के जितने भी चैप्टर हैं सभी के लघु ठीक है विस्तृत और न्यूमेरिकल हो चुके हैं, ठीक है। यानी कि प्रकाश का परावर्तन भी हो चुका है, मानव तथा रंग बिरंगा संसार, और उसके बाद आपका विद्युत भी हो चुका है। अब ये जो है लास्ट चैप्टर है बायो सेवर्ट का नियम। तो बायो सेवर्ट का नियम क्या है, अगर किसी चालक तार में, ठीक है, ये मान लेते हैं हमारा कोई चालक तार है, इसमें धारा आई प्रवाहित हो रही है। तो किसी चालक तार में अगर कोई धारा प्रवाहित होती है तो धारा के प्रवाहित होने के कारण चालक तार के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान, ठीक है, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान यानी B, ठीक है, ये चालक तार में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, पहली लाइन। दूसरी लाइन, चालक तार की जो लंबाई है इसके अनुक्रमानुपाती होता है। अगर इस चालक तार की लंबाई हम मान लें ये कितना है, L है, तो L, ठीक है। और अगर इससे जो अब R दूरी पर कोई बिंदु P है, मान लेते हैं ये अगर इसके साथ थीटा कोण बना रहा है तो इसके बीच बने कोण की थीटा के जाके अनुक्रमानुपाती होता है, B प्रोपोर्शनल साइन थीटा। और इसके बीच की जो दूरी है R, इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, B प्रोपोर्शनल 1/r², ठीक है। तो यही जो है बायो सेवर्ट का नियम है सिंपली। एक बार फिर से समझ लीजिए कि यदि किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उस चालक तार में धारा प्रवाहित होने के कारण चालक तार से r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। दूसरा, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान चालक तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होती है। तीसरा पॉइंट है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान चालक तार, ठीक है, और उस बिंदु को मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण की जाके अनुक्रमानुपाती होता है। चौथा पॉइंट है कि चालक तार से उस बिंदु के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर सबको कंबाइन कर दो तो सिंपली आपको मिल जाएगा IL साइन थीटा बटे r², ठीक है। अब ये अलग बात है कि अगर आप इंटर में होते तो इस प्रोपोर्शनल चिन्ह हटाने के लिए μ0/4π एक कांस्टेंट आता, ठीक है, वो सारी चीज़ें यहाँ हमें नहीं करनी है, ठीक है, हमें बस इतना ही पढ़ना था, ठीक है। चीज़ें समझ में आ गई अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेंच का नियम, ठीक है। तो मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेंच का नियम क्या है कि अगर किसी चालक तार में कोई धारा प्रवाहित हो रही है, जैसे मान लीजिए ये हमारी कोई चालक तार है, इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है, इसमें क्या हो रही है, I धारा प्रवाहित हो रही है। तो इस चालक तार में जो धारा प्रवाहित हो रही है इसके कारण इसके चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करने के लिए मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेंच का नियम अप्लाई किया जाता है। और ये होता कैसे है, मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेंच का नियम कुछ इस तरीके से है कि अगर हम किसी पेंच को लें, ठीक है, और उसको घुमाएं, ठीक है, दक्षिणावर्ती यानी दक्षिणावर्ती कहने का मतलब पेंच को कसें, ओपन ना करें, खोले नहीं। तो अगर हम पेंच को कसने की कोशिश करें तो जिस दिशा में हाथ हमारे घूमेंगे उसी दिशा में क्या होगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। चलिए जैसे कोई पेंच लेके मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। चलिए ठीक है, उतनी बड़ी पेंच कोई मिली नहीं कि आपको जो है कैमरे में साफ साफ दिखाई दे सके, तो आप लोग जो है घरों में छोटा पेंच लेके देख लीजिए, कस के देखिए जिस दिशा में आप कसेंगे। इसको सिंपली अप्लाई कैसे करना है कि जो पेंच की नोक है उसको धारा की दिशा में रखना है। जैसे मान लीजिए धारा ऊपर से नीचे की ओर बह रही है तो पेंच को ऐसे रखिए इस दिशा में पेंच की नोक को, और इसको ऐसे जब कसने की कोशिश करेंगे तो किधर घुमाएंगे, इस साइड घुमाएंगे ना, इधर इस साइड ऐसे ऐसे घुमाएंगे ना, तो यही जो है चुंबकीय क्षेत्र यानी चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यही होगी, ठीक है, इस तरीके से ऐसे, ठीक, क्लियर, समझ में आया अच्छे से।
यही जो है मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेज का नियम है, इसको आप कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। या इसको निकालने का एक और तरीका है, ये अंगूठे वाला नियम। इसमें क्या है, अंगूठे को चुंबकीय क्षेत्र की, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम है कि अंगूठे को आप चुंबकीय क्षेत्र की विद्युत धारा की दिशा में रखिए। ये धारा की दिशा में हमने रख लिया, और ये हमारी अंगुलियां जिस डायरेक्शन में मुड़ेंगी, तो अंगुलियां हमारी किस डायरेक्शन में, जैसे ये है धारा ऐसे बह रही ऊपर से नीचे, तो इसको ऐसे रखा, ये देखिए ऐसे फोल्ड किया हमने, तो इसको ऐसे फोल्ड किया, यानी ये जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। ठीक है, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वैद्युत मोटर व वैद्युत जनित्र में अंतर। हाँ भाई, ध्यान से समझिएगा, दोनों में बेसिक अंतर क्या है। चलिए, एक तरफ आप लोग लिख लीजिए वैद्युत मोटर और एक तरफ लिख लीजिए वैद्युत जनित्र। भाई देखिए लिखा हुआ वैद्युत मोटर, हम बीच में लाइन खींच लिए, दोनों अलग अलग हो गए। ठीक है, ये वैद्युत मोटर हो गया, ये वैद्युत जनित्र हो गया। चलिए सिंपल देखिए, पहला पॉइंट, वैद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, वैद्युत मोटर का काम क्या है, इसको जब हम इलेक्ट्रिक देते हैं, यानी इसमें जब विद्युत धारा अप्लाई करते हैं तब ये चलना शुरू करता है, इसकी सहायता से बड़े बड़े यंत्र चलाए जाते हैं। ठीक है, जैसे समरसेबल है, उसमें भी सिंपली मोटर लगा होता है। अब तो सीडी का ज़माना हट गया, नहीं तो उसमें भी छोटे छोटे मोटर लगे हुए होते हैं, तो इलेक्ट्रिक मिलती है तो मोटर चलते हैं, मूव करते हैं। बहुत सारे इलेक्ट्रिक, अभी भी जो है चारा काटना, बहुत सारी चीज़ें जो है आपके विद्युत मोटर पर है। आटा चक्की, जितनी भी चक्कियाँ चल रही हैं सब वैद्युत मोटर पर चल रही हैं। ठीक है, तो वैद्युत मोटर क्या करता है, वैद्युत मोटर वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। वैद्युत मोटर यांत्रिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा नहीं, वैद्युत ऊर्जा को, वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, जबकि वैद्युत जनित्र क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को, वैद्युत जनित्र में क्या है, किसी दूसरे उपकरण की सहायता से इसको क्या करते हैं, जब हम घुमाते हैं वैद्युत जनित्र को, यानी जिसे डायनेमो कहते हैं। ठीक है, डायनेमो को जब रोटेट कराया जाता है तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस करता है, यानी विद्युत उत्पन्न करता है, यानी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। वैद्युत जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता। ठीक है, इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई, क्लियर हो गई। आगे देखिए, दूसरा मेन डिफरेंस क्या है, दूसरा अंतर है इसके सिद्धांत में अंतर है। ठीक है, वैद्युत मोटर का सिद्धांत क्या है, अगर इसके सिद्धांत की बात करें, ठीक है, वैद्युत मोटर का सिद्धांत ठीक है, वैद्युत मोटर के सिद्धांत में होता क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई कुंडली में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई कुंडली में जब धारा प्रवाहित की जाती है तो धारा प्रवाहित करने के कारण कुंडली में एक बल युग्म, ठीक है, बल युग्म आघूर्ण कार्य करता है। क्या करता है, धारा प्रवाहित होने के कारण कुंडली में
एक बलयुग्म आघूर्ण कार्य करता है, जिसके कारण वो क्या करती है, कुंडली जो है घूमने लगती है। ठीक है, ये सिंपल सा इसका सिद्धांत है, ये इसका प्रिंसिपल, ये इसका लॉजिक है कि वैद्युत मोटर में, यानी वैद्युत मोटर में जो चुंबकीय क्षेत्र में हमारी कुंडली रखी होती है, जब उसमें हम धारा प्रवाहित करते हैं तो धारा प्रवाहित होने के कारण कुंडली पर एक बलयुग्म आघूर्ण कार्य करता है, जिसके फलस्वरूप कुंडली क्या होती है, घूमने लगती है। इसमें क्या होता है, इसका सिद्धांत जस्ट उल्टा है। ठीक है, इसमें क्या है, चुंबकीय क्षेत्र में जो हमारी कुंडली रखी हुई है, जब उस चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई कुंडली को हम बाहर से घुमाते हैं, ठीक है, तो जब बाहर से घुमाते हैं तो उसकी कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। और जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, और यही प्रेरित, ठीक है, और अगर परिपथ बंद होती है तो प्रेरित धारा भी बहने लगती है। तो यही प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा क्या करती हैं, विद्युत को क्रिएट करती है। ठीक है, ये दोनों में बेसिक अंतर है, यही आपके मेन भी हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं, हाँ ये नेक्स्ट पॉइंट है। ठीक है, और इस टॉपिक का जो है लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण जो है विस्तृत उत्तरीय में भी पूछे जाते हैं कभी कभी, तो इसको जो है आप लोग ध्यान से। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है कि जब किसी परिपथ से संबंधित, ठीक है, जब किसी बंद परिपथ से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन किया जाता है तो, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई बंद परिपथ है, ठीक है, ये किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है। अब चुंबकीय क्षेत्र में अगर ये स्थित है तो इसके चुंबकीय क्षेत्र के मान में अगर हम परिवर्तन करें तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, और जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण इस कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल ई जनरेट होता है, जिसे EMF यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं, और इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। और यदि परिपथ बंद हो तो परिपथ में एक प्रेरित धारा बहती है, जिसे I से डिनोट करते हैं। ठीक है, इस घटना को, इस पूरी घटना को हम क्या कहते हैं, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन अगर आपको लिखना हो तो हम बोल रहे हैं, आप लोग कॉपी पेन उठाइए और लिखना शुरू कर दीजिए। चलिए लिखिए। जब किसी बंद परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, ठीक है, या चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन किया जाता है, तो उस परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। ठीक है, तो उस परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, और यदि परिपथ बंद हो तो एक प्रेरित धारा भी बहने लगती है। ठीक है, इस घटना को वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। यहाँ तक चीज़ें सबको समझ में आ गई अच्छे से। अगर किसी को यहाँ तक कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। अगर कोई डाउट नहीं है तो कॉपी पेन उठाइए, वीडियो जैसे ही एंड होता है सारे क्वेश्चन आप पहले ही नोट कर लीजिए, और इन क्वेश्चन के आंसर खुद से जो है प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप खुद से प्रैक्टिस कर ले जाते हैं तो ये सारे टॉपिक आपके समझ लीजिए अच्छे से तैयार हैं। अगर प्रैक्टिस करने में कहीं कोई दिक्कत आ रही है, आप भूल जा रहे हैं, तो एक बार वीडियो दोबारा देखिए, ठीक है, और फिर प्रैक्टिस कीजिए। तो इसी तरीके से अगर आप तैयारी अपनी करेंगे तो ही बेहतर तैयारी हो पाएगी। और अगर आप वीडियो देख के सोचे कि नहीं हाँ हम देख लिए, समझ लिए, अब हमको तैयार हो गया, तो ऐसा नहीं है, भूल भी जाएगा। ठीक है, इसे तुरंत ऑन द स्पॉट जो है आप जितना जल्दी से जल्दी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही जल्दी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों के साथ। ओके स्टूडेंट।